हेलो एवरीवन। मैं बिमलेश स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पीके पर। आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक बाड़ी विकास स्पीच डेवलपमेंट के बारे में। भाषा न केवल विचारों की अभिव्यक्ति का सबसे सुंदर, सशक्त, सुगम एवं श्रेष्ठ माध्यम है, बल्कि बौद्धिक योग्यताओं एवं क्षमताओं के आदान प्रदान का भी उत्कृष्ट साधन है। भाषा किसी भी व्यक्ति, समुदाय, समाज तथा राष्ट्र की सभ्यता एवं संस्कृति की दर्पण है। भाषा के माध्यम से ही हम ये जान पाते हैं कि दूसरे देशों में कौन कौन से तकनीक विकसित हुए हैं और हम उनका उपयोग किस तरह से कर सकते हैं, किस प्रकार वह तकनीक हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होगा। भाषा के माध्यम से हम दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। एक गूंगे व्यक्ति के दिल के दर्द को समझने का प्रयत्न कीजिए कि वह दूसरों के सामने स्वयं को कितना असहाय महसूस करता है, विशेषकर जब वह अपनी अति आवश्यक बात को भी नहीं समझा पाता है। यद्यपि वह अपने हाव भाव, चेहरे की भाव की भंगिमा एवं अंगों के संचालन के माध्यम से अपनी बात कहने का पूरा प्रयास करता है, फिर भी वह समझाने में असमर्थ होता है क्योंकि उसमें इतनी स्पष्टता नहीं होती है। संक्षेप में, भाषा संप्रेषण कम्युनिकेशन का एक लोकप्रिय माध्यम है जिसकी सहायता से हम जो कुछ कहना चाहते हैं कह पाते हैं। विचारों में स्पष्टता आ जाती है। यही कारण है कि बालक के सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक, व्यक्तित्व आदि विकास में भाषा बाड़ी विकास का अमूल्य योगदान है। इसलिए प्रत्येक बालक में बाड़ी विकास होना जरूरी है। स्वाट के शब्दों में, भाषा ध्वनियों द्वारा मानव के भावों की अभिव्यक्ति है। स्वाट की परिभाषा परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बाड़ी और भाषा में अंतर, डिफरेंस बिटवीन स्पीच एंड लैंग्वेज। आमतौर पर अधिकांश लोग बाड़ी एवं भाषा को एक दूसरे का पर्याय मानते हैं और इन शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर करते हैं, मगर इन दोनों ही शब्दों में व्यापक अंतर है। यहाँ बाड़ी एवं भाषा को अलग अलग स्पष्ट किया जा रहा है। बाड़ी बाड़ी भाषा का ही एक रूप है जिसमें ध्वनियों एवं शब्दों के माध्यम से दूसरों के समक्ष अर्थ को स्पष्ट किया जाता है। यद्यपि बाड़ी अस्पष्ट, अनियंत्रित एवं टूटे फूटे ध्वनियों के रूप में होती है, परंतु ये संप्रेषण का सशक्त एक प्रभावी माध्यम है। इसका प्रयोग समूचे विश्व में किया जाता है। भाषा भाषा बाड़ी का ही विस्तृत रूप है। ये बाड़ी की अपेक्षा अधिक स्पष्ट, नियंत्रित एवं प्रभावी है। इसके अंतर्गत विचारों तथा भावों को प्रकट करने के सभी साधन जैसे बोलना, पढ़ना, लिखना, हाव भाव, संकेत, कलात्मक अभिव्यक्तियां आदि आती हैं। भाषा के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छाओं, विचारों, भावों, अनुभवों को दूसरों के समक्ष अर्थपूर्ण ढंग से प्रस्तुत कर सकता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि लैंग्वेज इज द की टू इंडिविजुअल्स पार्टिसिपेशन इन सोशल लाइफ
ए व्हीकल फॉर सेल्फ realization and communication, and it is an instrument for the organization of his mental process। बालकों में बाड़ी विकास का निरीक्षण किया जाए तो पता चलता है कि बालकों का बाड़ी विकास उसके प्रथम क्रंदन से ही प्रारंभ हो जाता है। प्रारंभ में उसकी बाड़ी अस्पष्ट एवं अनियंत्रित होती है, परंतु जैसे जैसे शिशु की आयु बढ़ती जाती है उसके मस्तिष्क का विकास होता जाता है, तंत्र का तंत्र परिपक्व होती जाती है, बाड़ी स्पष्ट होती जाती है। ध्यान रहे, बालकों द्वारा उत्पन्न सभी ध्वनि को बाड़ी नहीं कहा जा सकता है, केवल उसी ध्वनि को बाड़ी कह सकते हैं जो बालक द्वारा बोली गई हो अथवा बालक उसका अर्थ जानता हो, साथ ही उस वस्तु का संबंध भी उसे मालूम हो। जैसे बालक प्रारंभ में बालक ना ना बा बा ध्वनि का उच्चारण करता है, परंतु वह नाना या बाबा से अपने संबंध को नहीं जानता है, तो उसके द्वारा उच्चारित ये ध्वनि बाड़ी नहीं कही जाएगी। बालक द्वारा बोली गई उस ध्वनि को भी बाड़ी नहीं कहा जा सकता है जिसे दूसरे व्यक्ति नहीं समझ सकें। यदि माता पिता द्वारा उच्चारित ध्वनि को समझ भी लेते हैं मगर परिवार के अन्य सदस्य एवं दूसरे लोग नहीं समझ पाते हैं तो उसे भी बाड़ी नहीं कहेंगे। अतः ध्वनियों एवं शब्दों के सम्मिलित रूप को ही बाड़ी कहा जाएगा जिसमें बच्चों को उस वस्तु से संबंध ज्ञात हो। जन्म के समय एक बालक अत्यंत ही असहाय दशा में होता है, वह केवल रोना जानता है, वह अपनी कष्ट पीड़ा या बात को दूसरों के सम्मुख बोलकर प्रकट नहीं कर सकता है। भूख लगने, बिस्तर गीला होने, पेट दर्द होने, अंधकार या प्रकाश से कष्ट होने आदि परिस्थितियों में वह केवल रोता है, परंतु जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है अस्पष्ट ध्वनियों का उच्चारण करने लगता है। धीरे धीरे वही अस्पष्ट ध्वनि शब्दों का रूप लेने लगती है और शब्द फिर छोटे वाक्यों में, छोटे वाक्य फिर सुंदर आकर्षक प्रभावपूर्ण वाक्यों में तथा वाक्य विन्यास में बदल जाता है और भाषा का विकास होता जाता है। छात्राएं ध्यान दें, प्रस्तुत अध्याय में आवश्यकता अनुसार बाड़ी एवं भाषा का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया गया है। बाड़ी का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीच। बाड़ी विचारों के आदान प्रदान का सुंदर, श्रेष्ठ, सशक्त एवं प्रभावी माध्यम है। ये क्वेश्चन कई बार यूजीसी नेट में असेशन रीजन में पूछा गया है। ये किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की दर्पण है जिससे ये आसानी से पता चल जाता है कि वह व्यक्ति कहाँ का रहने वाला है, उसका लालन पालन किस क्षेत्र में व कैसे परिवार में हुआ है, उसकी शिक्षा दीक्षा किस प्रकार से हुई है, वह पढ़ा लिखा है या अनपढ़। बालक के सामाजिक विकास में बाड़ी का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके माध्यम से ये पता चल जाता है कि बालक क्या चाहता है, उसकी क्या आवश्यकताएं हैं आदि। बाड़ी के महत्व का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है। नंबर 1, सामाजिक संबंधों के निर्माण में सहायक, हेल्पफुल इन सोशल रिलेशंस। बाड़ी सामाजिक संबंधों के निर्माण में भी सहायक होती है क्योंकि भाषा
एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन का एक सशक्त माध्यम है। भाषा के द्वारा ही हम अपने भावों और विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहना पसंद करता है, परंतु समाज में रहने के अनेक नियम हैं, सिद्धांत हैं, रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, जिसका पालन उसे करना पड़ता है। ये सब भाषा के माध्यम से ही संभव है। भाषा के माध्यम से ही व्यक्ति समूह के सदस्यों के बीच अपने विचारों का आदान प्रदान करता है और प्रत्येक व्यक्ति दूसरों की बहुत सी अच्छी बातों व विचारों को अपने जीवन में अपनाते हैं। अतः भाषा समाज के लोगों के साथ मधुर संबंध निभाने में अग्रणी भूमिका अदा करती है। अध्ययनों एवं शोधों के परिणाम से ये स्पष्ट होता है कि वे बच्चे जो तेज तर्रार एवं बहिर्मुखी होते हैं, वे अपनी बातों को दूसरों के समक्ष कह पाने में अधिक समर्थ होते हैं। वे अपने साथियों के बीच लोकप्रिय भी होते हैं। लोग उसे अधिक पसंद करते हैं। उसके विपरीत वे बालक जो चुपचाप रहते हैं, शांत रहते हैं, जिनका व्यक्तित्व अंतर्मुखी होता है, वे समाज में उतना अधिक लोकप्रिय नहीं हो पाते हैं। यद्यपि उनके भीतर अनेक प्रतिभाएं एवं कौशल छिपी होती हैं। कभी कभी चुप रहने वाले बालकों की उपेक्षा भी की जाती है और उसकी अति आवश्यक आवश्यकताओं को भी नजरअंदाज कर दिया जाता है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सामाजिक संबंधों के निर्माण में भाषा का बड़ा बड़ा ही महत्व है। भाषा की सहायता से कोई भी व्यक्ति समूह का नेता बन सकता है। वाक् चातुर व्यक्ति अपनी बात को दूसरों से मनवाने में सफल हो जाता है। एलिस के शब्दों में भाषा वह प्राथमिक माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समाज को प्रभावित करता है तथा समाज से प्रभावित होता है। एलिस की यह परिभाषा परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भाषा एलिस के अनुसार भाषा वह प्राथमिक माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समाज को प्रभावित करता है तथा समाज से प्रभावित होता है। नंबर 2, शैक्षणिक उपलब्धियों में सहायक, हेल्पफुल इन एकेडमिक अचीवमेंट। शैक्षणिक एवं शैक्षणेतर उपलब्धियों के अर्जन में भाषा का अमूल्य योगदान है। इससे बालक को वातावरण के बारे में समझने में सहायता मिलती है। बालक क्या बोलता है, क्या लिखता है, उसका शब्द भंडार कितना है, वह कैसा वाक्य विन्यास करता है, भाषा प्रस्तुतिकरण उसका किस प्रकार का है, किस प्रकार वह अपनी बातों को कह पाता है, इन सभी बातों का प्रत्यक्ष प्रभाव उसके शैक्षणिक उपलब्धियों पर पड़ता है। अध्ययनों में ये देखा गया है कि जिन बालकों का शब्द भंडार विस्तृत होता है, वाक्य विन्यास सुंदर, माधुर्य, लयबद्ध एवं तारतम्यता से युक्त होता है, लिखावट साफ सुथरी, स्पष्ट, आकर्षक एवं सुंदर होती है, भाषा पर कमांड होता है, भाषा प्रस्तुतिकरण में आत्मविश्वास झलकता है, उसे दूसरे बालकों की तुलना में अधिक अंक मिलते हैं, अतः उनकी शैक्षणिक उपलब्धियां अधिक होती हैं। इसके विपरीत जिन बालकों का शब्द भंडार कम होता है, वाक्य विन्यास सुंदर, सौम्य एवं आकर्षक नहीं होता है, भाषा विकास का प्रस्तुतिकरण ठीक प्रकार से नहीं कर पाता है, उसे सामान्य बालकों की तुलना में कम अंक मिलते हैं, यद्यपि उनमें सामान्य बालक की अपेक्षा अधिक योग्यता होती है। नंबर 3, स्वयं मूल्यांकन में लाभप्रद। स्वयं मूल्यांकन में भाषा का अमूल्य योगदान है। घर में, स्कूल में, समाज में बालक दूसरे लोगों के समक्ष अपने विचारों को किस प्रकार से कह पाता है, दूसरे लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, किस तरह की
अनुक्रिया रिस्पॉन्स या प्रतिक्रिया करते हैं। क्या चाहते हैं उसे सुनकर बालक अपने बारे में मूल्यांकन करता है। वह लोगों के चेहरे के हाव भाव, फेशियल एक्सप्रेशन से ये समझ जाता है कि लोग उसे पसंद करते हैं या नहीं। यदि बालक के विचारों से दूसरे लोग प्रभावित होते हैं तो वह समाज में व अपने साथियों के बीच लोकप्रिय हो जाता है। यदि समाज के लोग उसकी भाषा से प्रभावित नहीं होते हैं और नकारात्मक प्रत्युत्तर देते हैं तो बालक ये समझता है कि उसकी भाषा में सुधार की आवश्यकता है। स्वमूल्यांकन से बालक के अंदर आत्म प्रत्यय सेल्फ कंसेप्ट का निर्माण हो जाता है। परिणामतः भाषा बहुमुखी व्यक्तित्व विकास में सहायक होती है। नंबर 4, नेतृत्व विकास में सहायक। यदि हम उन महान नेताओं के चरित्र के बारे में अध्ययन करें तो सबसे पहले इस बात का पता चलता है कि उनमें वाक् चातुर्य, वाक्पटुता का अनोखा एवं विलक्षण गुण विद्यमान रहता है। वे ही लोग अपनी बातों को दूसरे से मनवाने में सफल होते हैं, जिन्हें भाषा पर कमांड होता है, जिनमें आत्मविश्वास होता है। अर्थात वही लोग करते हैं जो उनका नेता कहता है। उनका एक वाक्य ब्रह्म वाक्य बन जाता है और एक एक शब्द भंडार को हिलाने वाला, जैसे सुभाष चंद्र बोस का ये वाक्य कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लोकमान्य तिलक का स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। लाल बहादुर शास्त्री जी का जय जवान जय किसान आदि। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भाषा में वह ताकत है, वह क्षमता है, वह तरंग है, वह उल्लास है, वह उमंग है जो असंभव को भी संभव बना देता है, कायरों में भी वीरता का संचार कर देता है, गूंगे को भी बोलने की शक्ति प्रदान करता है। अतः भाषा विकास से कोई भी व्यक्ति समूह का नेता बन सकता है। अपने विचारों, भावों व इच्छाओं का संप्रेषण कुशलतापूर्वक दूसरों के समक्ष कर सकता है। स्पष्ट है कि भाषा से नेतृत्व गुणों का विकास होता है। नंबर 5, सामाजिक समायोजन में सहायक, हेल्पफुल इन सोशल एडजस्टमेंट। भाषा सामाजिक समायोजन में भी अमूल्य भूमिका निभाती है। भाषा के माध्यम से व्यक्ति समाज में अपना ऊंचा स्थान बनाता है, जिससे उसका सामाजिक समायोजन अच्छा होता है। वह बालक जिसका शब्द भंडार विस्तृत होता है उसमें भाव अभिव्यक्ति की क्षमता अधिक होती है। अतः वह अपनी वाणी से दूसरों का ध्यान अपनी ओर शीघ्रता से खींच लेते हैं। फलतः उनका सामाजिक समायोजन अच्छा होता है। एक गूंगे व्यक्ति की व्यथा पीड़ा को वही समझ सकता है जो उस दौर से गुजर रहा हो। गूंगे व्यक्ति का सामाजिक समायोजन अच्छा नहीं हो पाता है क्योंकि वह क्या कहना चाहता है उसे दूसरे व्यक्ति आसानी से नहीं समझ पाते हैं। यद्यपि वह अपने हाव भाव, अभिव्यक्ति, अंग संचालन आदि माध्यमों से अपनी बात को कहने की पूरी कोशिश करता है। इस प्रकार यदि कन्नड़ या तेलुगु भाषा जानने वाले व्यक्ति के समक्ष अंग्रेजी, हिंदी या संस्कृत भाषा बोली जाए तो उसे समझने में दिक्कत होती है। फलतः उसे अनेक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार एक प्रांत के व्यक्ति को दूसरे प्रांत के व्यक्ति से बातचीत में दिक्कत आती है, विशेषकर जब वे दोनों ही प्रांत वाले व्यक्ति दो अलग अलग भाषा बोलते हों। नंबर 6, मानव विकास में सहायक, हेल्पफुल इन ह्यूमन डेवलपमेंट। भाषा का
मानव के साथ घनिष्ठ संबंध है। ये मानव विकास की आधारशिला है। मानव एक सामाजिक प्राणी है और इस नाते वह अपनी बातों का आदान प्रदान दूसरों के समक्ष करता है और अच्छी बातों को जीवन में अपनाता है। इससे संस्कृति एवं सभ्यता का विकास होता है। वह बालक जो अपने विचारों को संतुलित, मर्यादित, प्रभावशाली एवं आकर्षक ढंग से दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करता है, उसका विकास होता है। आगे चलकर वह बालक देश भर का अमूल्य निधि बनता है और समाज सेवा करता है। वह बालक जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। नंबर 7, सभ्यता एवं संस्कृति के हस्तांतरण में हेल्पफुल इन ट्रांसफर ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर। भाषा किसी भी व्यक्ति, परिवार, समाज तथा राष्ट्र की सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण होती है। किसी देश की संस्कृति एवं सभ्यता को उन्नत एवं उत्कृष्ट बनाने में भाषा का अमूल्य योगदान होता है। प्रत्येक परिवार, समुदाय या समाज द्वारा बोलने में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, उसके माध्यम से उस समाज या समुदाय की सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज, मूल्यों, दर्शनों आदि का हस्तांतरण स्वतः ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक होता रहता है। नंबर 8, साहित्य सृजन में सहायक हेल्पफुल इन लिटरेचर। भाषा साहित्य के सृजन में भी सहायक होती है। किसी भी देश के साहित्य सृजन में मुख्य रूप से भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। वेद हो या उपनिषद, रामायण हो या महाभारत, कुरान हो या बाइबल, सभी के सृजन में भाषा का ही प्रयोग किया गया है, जिसे पढ़कर हम आज भी समझ सकते हैं। भले ही वह देवनागरी, संस्कृत, उर्दू एवं अन्य कोई भाषा में लिखी गई है। सभी प्रकार की कविताएं, लेख, कहानियां आदि का प्रकटीकरण भाषा के माध्यम से ही किया जाता है। नंबर 9, सामाजिक मूल्यांकन में सहायक हेल्पफुल इन सोशल इवैल्यूएशन। भाषा का सामाजिक मूल्यांकन में बड़ा ही योगदान है। बालक जिस प्रकार दूसरों की भाषा सुनकर अथवा उनकी मुखाभिव्यक्ति को देखकर अपना मूल्यांकन करता है, ठीक उसी प्रकार समाज के लोग भी बालक का मूल्यांकन उसकी वाणी या भाषा को सुनकर करते हैं। यदि बालक की वाणी मधुर, स्पष्ट, प्रभावशाली एवं आकर्षक नहीं है, तो वह बोलते समय ओछे एवं भोंडे शब्दों का इस्तेमाल करता है, गलत एवं ऊटपटांग वाक्यों का प्रयोग करता है, अतः लोग उसे उदंड एवं बदमाश बालक समझते हैं। वे अपने बच्चों को उस बालक के साथ खेलने की इजाजत भी नहीं देते हैं। इसके विपरीत यदि बालक की वाणी में मधुरता है, आकर्षण है, तो समाज के लोग उसे अच्छा, सुयोग्य, ईमानदार एवं कर्तव्यनिष्ठ बालक समझते हैं और उसे पसंद करते हैं। फलतः समाज में उसकी लोकप्रियता बढ़ती रहती है। नंबर 10, व्यक्तित्व विकास में सहायक हेल्पफुल इन पर्सनालिटी। भाषा व्यक्तित्व विकास में भी अग्रणी भूमिका निभाता है, क्योंकि व्यक्तित्व विकास के लिए दूसरों के साथ संपर्क होना आवश्यक है और ये भाषा के माध्यम से ही संभव है। भाषा के द्वारा ही बालक अपने चिंतन को दूसरों के सामने प्रकट करता है और दूसरों से बोलना चालना सीखता है। भाषा विकास के सिद्धांत थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। यद्यपि भाषा का विकास शिशु के प्रथम क्रंदन से ही आरंभ हो जाता है। ये क्वेश्चन परीक्षा में कई बार पूछा गया है। भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है शिशु के प्रथम क्रंदन
के साथ ही जब शिशु प्रथम बार रोना स्टार्ट करता है तभी से भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। मगर ये कैसे विकसित होता है, कैसे एक बालक लंबे से लंबे वाक्यों एवं क्लिष्ट शब्दों को बोल लेता है, इसे जानने के लिए विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अनेक अध्ययन किए हैं तथा उनके अनुसार सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। कुछ प्रमुख सिद्धांत निम्नानुसार हैं। नंबर 1, स्वर यंत्र की परिपक्वता, मैच्योरिटी ऑफ लैरिंग्स। कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि भाषा का विकास केवल किसी एक अंग के विकसित एवं परिपक्व होने के कारण नहीं होता है, अपितु इसमें अनेक अंग भाग लेते हैं तथा उनका परिपक्व होना भी आवश्यक है। जैसे स्वर यंत्र, जीभ, गला, फेफड़ा आदि। इसके अतिरिक्त ओठ, दांत, तालु आदि का परिपक्व होना भी जरूरी है, तभी बालक स्पष्ट उच्चारण कर सकता है। जब तक इन अंगों में परिपक्वता नहीं आती है तब तक भाषा विकास संभव नहीं है। नंबर 2, अनुकरण की प्रणाली, मैकेनिज्म ऑफ इमिटेशन। कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि भाषा विकास में न केवल अंगों की परिपक्वता का होना आवश्यक है, बल्कि बालक अनुकरण इमिटेशन द्वारा सीखते हैं। बालक के सामने जो कुछ भी बोला जाता है वह उसे बड़े ही ध्यान से सुनते हैं और वह अब उसके अचेतन मन में, अनकॉन्शियस माइंड में संग्रहित होता जाता है तथा बालक उन शब्दों को की ध्वनियों और उच्चारण का अनुकरण करता रहता है। प्रारंभ में बालक स्वरों का अनुकरण करता है, फिर जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है और स्वर यंत्र परिपक्व होते जाते हैं, वैसे वैसे वह व्यंजनों का उच्चारण करना भी सीख जाता है। कुछ मनोवैज्ञानिक मानते थे कि जब बालक का स्वर यंत्र परिपक्व हो जाता है तभी भाषा का विकास होता है, जबकि कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि बालकों में भाषा का विकास अनुकरण के द्वारा होता है। वह अपने से बड़े लोगों को बोलते हुए देखते हैं और सुनते हैं, फिर उसी का उच्चारण वह धीरे धीरे करने लगते हैं। प्रारंभ में बच्चे स्वर यानी कि वॉवेल्स का उच्चारण करते हैं। जब वह वॉवेल्स का उच्चारण करने लगते हैं उसके बाद वह व्यंजनों का उच्चारण करना भी सीख जाते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि बालकों के समक्ष सही, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण किए जाएं, क्योंकि एक बार जब बालक अनुकरण द्वारा सीखने लग जाता है तब उसे अपने द्वारा उच्चारित शब्दों से आनंद की अनुभूति होती है और वह उन्हें बार बार दोहराता है और आनंदित होता है। अतः इस समय माता पिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि जब बालक अनुकरण द्वारा सीखे तो वह उसके सामने शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण करें। यदि बालक गलत उच्चारण करता है तो उसे टोकें। स्ट्रेचर के अनुसार जब बालक अनुकरण द्वारा सीखता है तो उसे उच्चारण से संबंधित सही प्रशिक्षण मिलना चाहिए। कई बार होता है जैसे बालक गलत उच्चारण करता है तब बड़े लोग उसे रोकते टोकते नहीं है, तो बालक को पता नहीं होता है और वह गलत उच्चारण ही करता रहता है। इसलिए जब भी बालक गलत उच्चारण करे तो उसे टोकना चाहिए।
ये प्रत्येक अभिभावक का कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों के सामने सही उच्चारण करें, क्योंकि बालक अनुकरण द्वारा सीखते हैं। नंबर 3, अनुबंधन की प्रणाली, मैकेनिज्म ऑफ कंडीशनिंग। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बालक में भाषा विकास को अनुबंधन की प्रणाली पर आधारित बताया है तथा इसे उद्दीपक अनुक्रिया, स्टिमुलस रिस्पॉन्स के बीच स्थापित साहचर्य के आधार पर समझाया है। वही कुछ सिद्धांतकारियों ने बालक में भाषा विकास को समझाने के लिए पुरस्कार एवं पुनर्वलन जैसे नियमों का भी आधार बताया है। इस दिशा में स्किनर, B.F. स्किनर का सिद्धांत काफी लोकप्रिय एवं कारगर सिद्ध हुआ है। स्किनर ने बालक में भाषा विकास को ऑपरेंट कंडीशनिंग पर निर्भर बताया है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक द्वारा भाषा का अर्जित करना ध्वनि एवं ध्वनि संयोजन, साउंड कॉम्बिनेशन के चयनात्मक पुनर्वलन पर निर्भर करता है। स्किनर का मानना है कि बालक स्वतः ही अनुकरण द्वारा बोलते हैं। जब बालक बाबा, नाना, दादा आदि शब्दों का उच्चारण करता है तो बालक के माता पिता, परिवार के सदस्य या उसके आसपास रहने वाले लोग उसके द्वारा उच्चारित ध्वनियों को ध्यान से सुनते हैं तथा उसी तरह बाबा, नाना, दादा शब्दों को उच्चारित कर उसकी प्रशंसा करते हैं। फलतः बालक जल्दी ही बोलना सीख जाता है। अतः ऑपरेंट कंडीशनिंग द्वारा बोलना बच्चा जल्दी सीखता है। बालक में भाषा विकास उद्दीपक अनुक्रिया के बीच स्थापित साहचर्य के आधार पर भी होता है। प्रारंभ में बालक निरर्थक एवं अर्थहीन शब्दों का उच्चारण करता है। बाद में वह अर्थपूर्ण शब्दों को भी बोलने लग जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रारंभ में बालक शब्दों का उच्चारण करते हैं, निरर्थक एवं अर्थहीन शब्दों का, परंतु बाद में वह अर्थपूर्ण शब्दों को भी बोलने लग जाता है। जब बालक द्वारा बोली गई ध्वनियों या शब्दों के साथ उसी वस्तु को उसके सामने रखकर प्रदर्शित किया जाता है तो बालक उस वस्तु का संबंध उच्चरित शब्दों के साथ जोड़ लेता है। जैसे यदि बालक के सामने दूध का गिलास रखकर बार बार दूध शब्द का उच्चारण किया जाए तो वह धीरे धीरे ये समझने लग जाता है कि दूध का संबंध गिलास से है। वह दूध शब्द से इतना परिचित हो जाता है कि जब कभी भी बच्चे के सामने दूध शब्द बोला जाएगा उसके मस्तिष्क पर दूध के गिलास की प्रतिमा अंकित हो जाएगी। अब बालक को जब भी भूख लगेगी वह स्वतः ही दूध का उच्चारण करने लग जाएगा। यहाँ उद्दीपक दूध का गिलास तथा अनुक्रिया दूध शब्द के बीच स्थापित साहचर्य की प्रणाली को अनुबंधन प्रणाली, मैकेनिज्म ऑफ कंडीशनिंग कहा जाता है। नंबर 4, बोलने के लिए प्रेरणा, मोटिवेशन टू स्पीक। बालक में भाषा विकास प्रेरणाओं पर आधारित होता है। इसके अभाव में बालकों में भाषा विकास या तो काफी विलंब से होता है या कुंठित हो जाता है। इसलिए बालकों को बोलने के लिए प्रेरित करते रहना चाहिए। बालक में प्रारंभ में बालक टूटे फूटे, अर्थहीन एवं निरर्थक शब्दों का उच्चारण करता है, मगर जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है और उसके तंत्र का तंत्र, नर्वस सिस्टम परिपक्व होते जाते हैं, वह अर्थपूर्ण शब्दों को उच्चारित करने लग जाता है। वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए थोड़ा थोड़ा बोलना भी सीख जाता है। साथ ही हाव भाव, चेहरे की भाव भंगिमा, एक्सप्रेशन
एवं संकेतों सिंबल्स का भी प्रयोग करने लग जाता है। जैसे एक 1.5 वर्ष का बालक टॉफी की ओर संकेत करके टॉफी मांगता है, परंतु उसे टॉफी तब तक नहीं दिया जाना चाहिए जब तक कि वह टॉफी शब्द का उच्चारण नहीं करे। यदि उसके संकेतों एवं हाव भाव को देखकर ही टॉफी दे दी जाएगी तो बालक बोलना नहीं सीख पाएगा, फलतः उसकी भाषा विकास कुंठित हो जाएगी। अतः बालक को बोलने की प्रेरणा दी जानी चाहिए। इसलिए माता पिता, संरक्षकों व शिक्षकों को चाहिए कि वे बालक जो बोलने को बोलने हेतु प्रेरित करें, उसके सामने कई वस्तुओं को रखकर उसका उच्चारण करना सिखाएं। इससे बालकों का शब्द भंडार बढ़ेगा। प्रारंभ में बालक उन्हीं शब्दों को बोलना सीखता है जो उसके मतलब के होते हैं तथा जिससे उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, परंतु बाद में वह अपने आसपास की वस्तुओं को देखकर भी बोलना सीख जाता है। अतः बालक में भाषा विकास के लिए प्रेरणा एवं प्रोत्साहन दिया जाना जरूरी है। नंबर 5, चॉम्स्की का सिद्धांत, चॉम्स्की थ्योरी। यदि बालक में भाषा विकास अनुकरण, उद्दीपक, अनुक्रिया एवं पुनर्वलन के आधार पर होता है, परंतु ये सभी सिद्धांत बालक द्वारा शब्दों को सीखने की क्रिया को भली भांति स्पष्ट नहीं करते हैं। चॉम्स्की ने इन्हें चॉम्स्की भी कहा जाता है और चॉम्स्की भी बालक में भाषा विकास को लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के आधार पर समझाया है। इनका मानना है कि प्रत्येक बालक में जन्म से ही एक ऐसी प्रणाली बुल्ड इन सिस्टम होता है जिसे एलईडी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं। इस सिस्टम की संरचना ऐसी होती है कि बालक भाषा समझने एलईडी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, एलईडी की फुल फॉर्म परीक्षा में कई बार पूछी गई है, इसे याद रखें। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, एलईडी संबंधित है चॉम्स्की के भाषा विकास सिद्धांत से। एवं बोलने की कार्यवाही स्वयं ही कर सकता है तथा वह उसे समझने के बाद उसका पुनरुत्पादन कर सकता है। बालक जो कुछ भी अपने माता पिता, दादा दादी से सुनता है उसे एलईडी के माध्यम से समझता है और फिर उसका मन ही मन पुनरुत्पादन करता है तथा नए शब्द बोलता है। चॉम्स्की का विचार है कि जिस प्रकार आँख एवं तंत्र का तंत्र प्रकाश के विभिन्न तरंगों को विश्लेषित करता है और फिर रंगों का ज्ञान कराता है, ठीक उसी प्रकार कानों के श्रवण तंत्र का भी मस्तिष्क के तंत्रिकाओं में उसी तरह से संबंधित होते हैं। कान की रचना ऐसी होती है कि वे विभिन्न ध्वनियों को श्रवण तंत्रिकाओं ऑडिटरी नर्व्स तक भेज देते हैं, जिसे श्रवण तंत्रिकाएं ऑडिटरी नर्व्स ग्रहण करता है तथा उसे तंत्रिका तंत्र में विश्लेषण हेतु भेज देता है और फिर हमें ध्वनियों या शब्दों का ज्ञान होता है। नंबर 6, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी। सामाजिक अधिगम सिद्धांतों के प्रतिपादक बंडूरा का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। इनका मानना है कि बालक भाषा के संबंध में जो कुछ भी सीखता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं बंडूरा। नेट में ये क्वेश्चन मैचिंग करने
के लिए आ जाता है, और टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी एग्जामों में ये क्वेश्चन सिंगल भी पूछा जा सकता है। मॉडल के व्यवहार के निरीक्षण एवं अनुकरण पर आधारित होता है। बालक बिना किसी मॉडल के शब्दों, वाक्यों एवं भाषा की संरचना एवं बोलने की कला नहीं सीख पाता है। बालक जिस वातावरण में रहता है व पलता बढ़ता है, उस परिवार के सदस्य जिस तरह की भाषा बोलते हैं, जैसे शब्दों या वाक्यों का प्रयोग करते हैं, उसे बच्चा ध्यानपूर्वक सुनते रहता है। हो सकता है कि बालक उन शब्दों या वाक्यों का तुरंत अनुकरण करना नहीं सीखे, मगर वह उन भाषाओं एवं शब्दों के बारे में अवश्य ही कुछ न कुछ सूचनाएं ग्रहण करता रहता है। यही कारण है कि बालक के सामने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है, वह उन्हें धीरे धीरे सीख लेता है। नंबर 7, भाषा का स्नायुविक आधार। न्यूरल बेस ऑफ लैंग्वेज। भाषा का विकास स्नायु तंत्रों के विकास एवं परिपक्वता पर आधारित होता है। जब तक बालकों के स्नायु तंत्र, नर्वस सिस्टम में परिपक्वता नहीं आती है, उनका समुचित विकास नहीं होता है, तब तक बालक बोलना नहीं सीख सकता है। इसके साथ ही स्वर यंत्रों का परिपक्व होना भी अनिवार्य है। शोधों से ये ज्ञात हुआ है कि भाषा का सीखना स्नायुविक संरचनाओं, न्यूरल स्ट्रक्चर्स के प्रकारों पर निर्भर करता है। हम सभी जानते हैं कि मस्तिष्क के सेरेब्रम के 2 भाग होते हैं, जिसे क्रमशः लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर तथा राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर कहा जाता है। बायां सेरेब्रल हेमिस्फीयर, लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर भाषा विकास से संबंधित होता है। ये क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछा गया है। भाषा विकास से मस्तिष्क का कौन सा सेरेब्रल संबंधित होता है? लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर भाषा विकास से संबंधित होता है। यदि गर्भावस्था में अथवा जन्म के समय ही किन्हीं कारणों से बालक का लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो बालक का राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर भाषा विकास के लिए जिम्मेदार होता है। मगर शोधों से यह भी ज्ञात हुआ है कि यदि पूर्व बाल्यावस्था में ही बालक का लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो बालक का भाषा विकास बाधित एवं कुंठित हो जाता है, अतः बच्चा बोलना देरी से सीखता है। मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं, राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर तब भाषा के विकास के लिए जिम्मेदार होता है जब लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर में किसी प्रकार की कोई क्षति आ जाती है। भाषा विकास के लिए लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर जिम्मेदार होता है। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है। भाषा विकास से संबंधित होता है मस्तिष्क का कौन सा भाग? लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर।
मुसेन एवं साथियों ने इस संदर्भ में लिखा भी है। ब्रोका क्षेत्र के क्षतिग्रस्त होने से गद्यात्मक वाक् शक्ति में कठिनाई आती है। इसी प्रकार ब्रोका के बाह्य क्षेत्र के क्षतिग्रस्त होने से भाषा के विस्तार में कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। भाषा विकास के सिद्धांत मात्र एक नज़र में। बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, तंत्रिका तंत्र में परिपक्वता का सिद्धांत, कॉमस्की का सिद्धांत, एलईडी प्रणाली, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, माता पिता द्वारा बोलने हेतु प्रेरित करना, बोलने की प्रेरणा का सिद्धांत, अनुकरण की प्रणाली, उद्दीपक अनुक्रिया के बीच स्थापित सहचार, अनुकरण की प्रणाली, अचेतन मन में अनुकरण करना, स्वर यंत्र की परिपक्वता, बोलने संबंधी सभी अंगों की परिपक्वता। बच्चे बोलना कैसे सीखते हैं? हाउ चिल्ड्रन लर्न टू स्पीक। भाषा बोलना भी एक प्रकार का कौशल है जिसमें विभिन्न विधियों से सीखा जा सकता है। बोलने के लिए प्रमुख रूप से दो पहलू आवश्यक हैं। प्रथम, भाषा का क्रियात्मक पक्ष, मोटर एस्पेक्ट्स ऑफ स्पीच, बालक में कुछ ध्वनियों के बोलने की क्षमता या योग्यता हो। द्वितीय, भाषा का मानसिक पक्ष, मेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ स्पीच, ध्वनियों में कुछ इस प्रकार का संयोजन हो कि इन संयोजित ध्वनियों को शब्द कहा जा सके। इस प्रकार भाषा के उस प्रथम पहलू को भाषा का क्रियात्मक पक्ष, मोटर एस्पेक्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है तथा दूसरे पहलू को भाषा का मानसिक पक्ष, मेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। भाषा के क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत बोलने से संबंधित सभी अंगों की परिपक्वता आती है। प्रारंभ में बालक के बोलने के अंग अपरिपक्व दशा में होते हैं। मुख गुहा अत्यंत ही छोटा होता है, जीभ बड़ी होती है, तालू चपटा होता है। बच्चे के मुख में दांत नहीं होते हैं जब तक ये सभी अंग पूर्ण रूप से विकसित एवं परिपक्व नहीं होते हैं और इनके आकार में समानता नहीं आती है, तब तक बालक बोलना नहीं सीख सकता है। भाषा के क्रियात्मक कौशल, मोटर स्किल्स ऑफ लैंग्वेज को निम्न विधियों से सीखा जा सकता है। नंबर 1, प्रयास एवं भूल त्रुटि विधि, ट्रायल एंड एरर मेथड। बालक स्वयं ही प्रयास एवं त्रुटि विधि से बोलना सीखते हैं। इसके लिए उसे कोई निर्देशन या प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है, परंतु उस विधि द्वारा बालक अपनी योग्यता की अपेक्षाकृत बहुत कम ही सीख पाते हैं। बालकों को किसी प्रकार का प्रशिक्षण निर्देशन नहीं दिया जाता है। नंबर 2, अनुकरण द्वारा, बाय इमिटेशन। बालक अपने आसपास के लोगों, माता पिता, संरक्षकों एवं शिक्षकों को जिस तरह से बोलते देखता है उन्हें देखकर वह उसी तरह से बोलने का अनुकरण करता है। उसके मस्तिष्क में दूसरों द्वारा बोली गई भाषा का निरंतर संचार होता रहता है। ऐसा हो सकता है कि बालक उसे सुनकर तुरंत बोलना ना सीखे, मगर कुछ देर पश्चात उन्हें बोलना सीख जाता है। नंबर 3, अभ्यास द्वारा,
भाई प्रैक्टिस। भाषा बोलना सीखने का सर्वोत्तम एवं श्रेष्ठ तरीका है बार बार अभ्यास किया जाना, क्योंकि अभ्यास से व्यक्ति में शुद्धता एवं पूर्णता आती है। इसलिए कहा गया है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। मगर ये भी ध्यान रखा जाए कि अभ्यास की गुणात्मकता क्वालिटेटिव, उसकी मात्रात्मकता क्वांटिटेटिव से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। इसके लिए बालक को सही निर्देशन एवं प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। सही निर्देशन के अभाव में किया जाने वाला अभ्यास बालक को भ्रमित करता है और उसे लक्ष्य प्राप्ति से दूर ले जाता है। अतः बोलने का अभ्यास कराते समय माता पिता, अभिभावक, शिक्षक को सही शब्दों, वाक्यों का उच्चारण करना सिखाना चाहिए। यदि अभ्यास कराने वाला व्यक्ति ही गलत शब्दों का उच्चारण करता है तो बालक भी गलत शब्द बोलना सीख जाता है, जिसे बाद में छुड़ाना अत्यंत ही मुश्किल एवं दुस्साध्य कार्य है, क्योंकि बचपन की सीखी हुई बोली बालक आजीवन बोलता रहता है और उन्हीं शब्दों एवं वाक्यों का प्रयोग करता है, भले ही उसे कहीं दूसरी जगह क्यों नहीं नई भाषा सीखने के लिए भेज दिया जाए। माता पिता, अभिभावक और शिक्षक को बालकों के सामने सही शब्दों का उच्चारण ही करना चाहिए, क्योंकि बच्चे को नहीं पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत है। यदि बच्चे गलत शब्दों का उच्चारण करते हैं तो उन्हें टोकना चाहिए और उनके सामने सही वाक्यों और शब्दों का उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि बच्चे अनुकरण द्वारा और अभ्यास द्वारा सीखते हैं। नंबर 4, निर्देशन गाइडेंस। बालकों को भाषा सीखने के लिए जहाँ निरंतर अभ्यास जरूरी है, वहीं सही दिशा निर्देशन भी आवश्यक है। निर्देशन के लिए ये आवश्यक है कि माता पिता बच्चों के सामने मॉडल प्रस्तुत करें तथा प्रस्तुत मॉडल शब्दों को शुद्ध रूप से बोलने में उनकी सहायता करें। शब्दों का मॉडल प्रस्तुत करते समय यह भी जरूरी है कि बालक के सामने शब्दों का उच्चारण धीरे धीरे एवं स्पष्ट रूप से किया जाए, ताकि बच्चा उसे सुनकर समझ सके। बच्चे अक्सर अपने माता पिता, भाई बहन या शिक्षक का अनुकरण करते हैं। वे उन्हें ही अपना मॉडल मानते हैं। अतः बालकों के समक्ष जितना अच्छा मॉडल होगा वह उतना ही अच्छा बोलना सीख सकेगा। एक अच्छे व्यक्ति के निर्देशन में बालक गलतियां कम करता है, फलतः बालक अच्छी भाषा बोलना सीख जाता है। बालक सही निर्देशन से अनुकरण द्वारा स्वयं करके सीखता, लर्निंग बाय डूइंग है, जिससे उसे आत्मसंतुष्टि मिलती है, उसमें आत्मविश्वास पनपता है। हिलगार्ड ने लिखा भी है, सीखने के लिए मात्र अभ्यास ही पर्याप्त नहीं है, वरन एक अच्छे अभ्यास की जरूरत है, जिसका आशय समझ के साथ अभ्यास से है। हिलगार्ड की परिभाषा परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नंबर 5, प्रशिक्षण ट्रेनिंग। बालकों को बोलना सिखाने के लिए सही समय पर सही उम्र में प्रशिक्षण दिया जाना भी जरूरी है। प्रशिक्षण से बालक जल्दी बोलना सीखता है, साथ में ही उसमें शुद्धता एवं स्पष्टता आती है। नंबर 6, प्रेरणा द्वारा बाई मोटिवेशन। भाषा सीखना गत्यात्मक, मानसिक कौशल, मोटर मेंटल स्किल है। अतः बालकों को बोलना सिखाने के लिए शुद्ध उच्चारण कैसे करें, किस प्रकार विभिन्न शब्दों को संयोजित करें, ये सिखाना जरूरी है, ताकि बालक शब्दों का सही उच्चारण करना और उन्हें संयोजित करना सीख जाए। उदाहरण, यदि बालक को केवल ट्रायल एंड एरर मेथड से सिखाते हैं तो वह उतनी
स्पष्टता, शुद्धता एवं पूर्णता के साथ नहीं बोल सकेगा, क्योंकि बालक अपने तरीके से उसका संबंध स्वयं ही स्थापित कर लेगा, भले ही वह गलत हो या सही। इसे निम्न उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लीजिए एक बालक के सामने एक खिलौना रखकर गेंद का उच्चारण बार बार किया जाए, तो बालक खिलौने को ही गेंद समझ जाएगा और सभी प्रकार के खिलौनों को वह गेंद ही समझेगा। वह गेंद को वास्तविक गेंद के साथ कदापि संबंध स्थापित नहीं कर सकेगा और कहेगा कि मुझे गेंद बहुत पसंद है। इसी प्रकार यदि बालक को केवल अनुकरण से बोलना सिखाते हैं, तो भी वह अच्छी तरह से बोलना नहीं सीख सकेगा, जब तक कि उसके सामने बोलने वाला व्यक्ति स्पष्ट उच्चारण नहीं करे। यदि बालक के सामने गिलास एवं कप को रखकर सिखाया जाए कि यहाँ टेबल पर गिलास एवं कप रखे हैं, परंतु उनमें कौन सा गिलास है और कौन सा कप ये नहीं दिखाया जाए, तो बालक कप को गिलास और गिलास को कप समझ लेता है, क्योंकि वह गिलास एवं कप को एक ही वस्तु समझने लगता है। अतः बालकों को सिखाने के लिए प्रेरणा, मोटिवेशन जरूरी है। कई माता पिता अपने बालकों को वे सभी चीजें उपलब्ध करा देते हैं जिन्हें बालक रोकर हाव भाव प्रदर्शित करके अथवा संकेतों से मांगते हैं। इससे बालक बोलने के लिए प्रेरित नहीं होता है, क्योंकि उसे बिना बोले ही मनपसंद वस्तु मिल जाती है। अतः माता पिता को चाहिए कि वह बालकों को केवल रोने या संकेत से वस्तु मांगने पर कदापि नहीं दें। वस्तु के नाम का सही उच्चारण करने पर ही उसे वस्तु दें। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि बोलना सीखने के लिए नंबर 1 बोलने के अंगों या स्वर यंत्रों की परिपक्वता जरूरी है। जब तक बालकों के स्वर यंत्रों में परिपक्वता नहीं आएगी, तब तक वह बोलना नहीं सीख सकता है। नंबर 2 मस्तिष्क के साहचर्य क्षेत्र एवं बॉडी मैकेनिज्म, इन दोनों में ही परिपक्वता होना आवश्यक है। बच्चों के भाषा विकास के लिए मस्तिष्क का लेफ्ट हेमिस्फीयर का विकास होना आवश्यक है। लेफ्ट हेमिस्फीयर के द्वारा बालकों में भाषा का विकास होता है। नंबर 3 बार बार बोलने का अभ्यास कराया जाए। नंबर 4 शुद्ध उच्चारण के लिए प्रेरित किया जाए। जब कभी भी बालक गलत उच्चारण करे तो उसे रोका जाए और उसे शुद्ध उच्चारण के लिए प्रेरित किया जाए। बालकों को बोलना सिखाते समय सही निर्देशन दिया जाए। उचित निर्देशन में बालक सही बोलना जल्दी सीख जाते हैं। नंबर 6 बालकों को बोलने के लिए प्रशिक्षित किया जाए। बालकों को बोलने के लिए प्रशिक्षित भी किया जा सकता है। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कोई कमी हो तब भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।